Please confirm in the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? A very good evening to all of you. Good evening Divya. Good evening Simmi. Good evening Asiya. Good evening everyone. बाकी लोग कहाँ रह गए? एक बार फटाफट सभी से लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है. एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स. एम आई ऑडिबल? एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? गुड इवनिंग सिद्धार्थ. ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है. कैसे हैं आप सभी लोग? तो भैया जिन्होंने भी कल ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की लास्ट क्लास मिस कर दी है तो थोड़ा सा उनको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ. हम लोगों ने कल नहीं परसों सैटरडे 7 PM पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के डिस्कशन को कंप्लीट किया. डिज़ाइन ऑफ पेमेंट में स्ट्रेस एनालिसिस वाला पार्ट जो आपका बाकी था, स्ट्रेस एनालिसिस वाले पार्ट को कंप्लीट किया और साथ साथ जॉइंट के बारे में डिस्कशन किया. एक्सपेंशन जॉइंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट क्या होता है, उनके डिज़ाइन एस्पेक्ट्स क्या हैं, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, डावल बार और टाई बार प्रोवाइड करने के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, एंड सर्टेन डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड. सो फाइनली वी कैन से वी हैव कंप्लीटेड द हाईवे इंजीनियरिंग डिस्कशन. तो वो लेक्चर उसी सीक्वेंस में अपलोड हो गया होगा लास्ट लेक्चर. तो जिन्होंने भी मिस कर दिया है उस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए और अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट कर लीजिए. ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन थी हाईवे इंजीनियरिंग के लिए. मैं ठीक हूँ बेटा. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. आप लोग कैसे हैं? हाउ आर यू ऑल? पता नहीं क्या हो गया यार, आंखों में बड़ा अजीब सा इरिटेशन सा हो रहा है. ईचिंग सी हो रही है कल से. ठीक है, मुझे लगा नॉर्मल कुछ हो सकता है, कुछ चला गया हो आंखों में, लेकिन दोनों आंखों में हो रहा है. समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है. बड़ा इरिटेटिंग सा है. बाकी सब तो ठीक है. हाँ कुछ तो हुआ है क्योंकि मैंने इसमें रोज़ वाटर भी डाला 2-3 बार. तो बड़ा खतरनाक दर्द हो रहा है. आई फ्लू तो नहीं होना चाहिए क्योंकि आई फ्लू एक बीच में था, बहुत ज़्यादा था. बट अभी तो आई फ्लू का सच कोई केस नहीं है, सब नॉर्मल हो गया है. बाकी अब देखते हैं, आज और देखते हैं. कल अगर ज़्यादा दिक्कत करेगा तो फिर इसको दिखाएंगे क्या प्रॉब्लम है. कल लेफ्ट आई से शुरू हुआ था और आज हल्का हल्का राइट आई में भी हो रहा है. डोंट नो. चलो, लेकिन इरिटेशन तो हो रहा है इससे. नहीं नहीं, ब्रेक की ज़रूरत नहीं है. ब्रेक की ज़रूरत नहीं है. डिस्कशन करते हैं. क्या करेंगे ब्रेक में? दर्द थोड़ा ख़त्म हो जाएगा और बोर हो जाएंगे और ज़्यादा फिर ध्यान चला जाता है. तो थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेंगे. रिक्वायरमेंट होगा तो डिस्कशन को जल्दी ओवर कर देंगे एज पर द रिक्वायरमेंट. ठीक है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, बट लिटिल बिट है थोड़ा सा इरिटेटिंग. तो सोच रहा हूँ आज तो टाइम नहीं है, कल कल दिन में दिखाता हूँ फिर डॉक्टर को. चलें फिर आगे बातचीत करें. तो सभी लोग आ गए भाई. दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइंड द क्लास. दोज हु आर रेगुलर इन द क्लास हैव ज्वाइंड द क्लास. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात करी थी लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर. और किसी भी लाइन का लैटिट्यूड हम निकाल सकते हैं, किसी भी लाइन का डिपार्चर हम निकाल सकते हैं. और उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि फॉर अ क्लोज ट्रैवर्स, फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स, किसी भी क्लोज ट्रैवर्स लिए कोई भी ट्रैवर्स अगर क्लोज ट्रैवर्स है तो उसके सभी लाइंस के लैटिट्यूड का जो अलजेब्रिक समेशन होगा, ठीक है, उ- उसका जो अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू 0. एंड फॉर एनी क्लोज ट्रैवर्स द अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर शुड बी इक्वल टू 0. सर आर यू फील वेल नाउ? इफ यस सो टेक क्लास, अदरवाइज नॉट. गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग बेटा. आई एम फीलिंग वेल. दिक्कत होगी तो मैं बता दूंगा, डोंट वरी. अरे तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा यार. हम्म.
तुमसे नहीं बताऊंगा तो किससे बताऊंगा? तुम्ही लोगों से तो बताता हूँ सब कुछ। कई चीजें तो ऐसी होती हैं जो केवल और केवल तुम्ही लोगों से डिस्कस होती हैं। सर क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं मतलब क्या कहना चाह रहे हो? जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उनसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं, या अभी आपको क्वेश्चन लगाने का टाइम नहीं मिल रहा है? थोड़ा सा क्लियर करो बेटा नीलू। जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं, जो हम लोगों ने कंसेप्ट कंप्लीट किए हैं, वो कंसेप्ट अगर सफिशिएंट नहीं है, क्वेश्चन ना लगा नहीं लग पा रहे हैं, इसके दो रीजन हो सकते हैं। कि सर एक तो हमने आपका डिस्कशन पूरा फॉलो किया है, सब कुछ किया है, बट अलग ही तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, आपने जो पढ़ाया है उससे कोई क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि सर कंसेप्ट तो समझ में आ गया है, बट अभी हम क्वेश्चन लगा नहीं पा रहे हैं, किसी भी रीजन की वजह से शेड्यूल बिजी है। तो नीलू का मतलब कंसेप्ट, जो कंसेप्ट आपने पढ़े हैं उससे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पा रहे। नीलू ये कहना चाह रहे हो आप? क्यों बेटा? तो एक बार बस मुझे ये बता दो, हैव यू फॉलोड ऑल द क्लासेस? सभी क्लासेस को आपने सिस्टमेटिक वे में फॉलो किया है नीलू? व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोगों से भी मैं जानना चाहूंगा कि जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, बिकॉज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लीनियर मेजरमेंट, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द फंडामेंटल, and we have discussed about the compass surveying. Are you able to solve GATE and ESC problem after attending the class? जो क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया है, अभी ट्रैवर्स सर्वे की बात नहीं करते हैं, ट्रैवर्स सर्वे डिस्कस कर रहे हैं। 3 चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, लीनियर मेजरमेंट और कंपास सर्वेइंग। इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं? बिकॉज नीलू जी नहीं सॉल्व कर पा रहे, नीलू कह रही है सर क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो बड़ा मिक्स सा रिस्पॉन्स आ रहा, कुछ लोग बोल रहे हैं सभी लोग को सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। हाँ 2-3 क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आएगा ही, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो जो जो टॉपिक हम लोग कंप्लीट करते चले जा रहे हैं, मोर देन 90% क्वेश्चन जो टॉपिक, अब देखो होता क्या है, कई बार आपकी बुक में ऐसा भी हो जाता है कि किसी टॉपिक में किसी और टॉपिक का क्वेश्चन दिया होता है, ठीक है, क्योंकि अब जैसे कंपास हो गया, ट्रैवर्स सर्वे हो गया, ये एक ही जैसे टॉपिक हैं। भाई ट्रैवर्स सर्वे में जो डेटा भी आपने कलेक्ट किया है वो भी तो कंपास सर्वेइंग की हेल्प से ही किया है ना। तो कई बार ऐसा होगा कि कुछ ट्रैवर्स सर्वे के क्वेश्चन आपको कंपास सर्वे में मिल जाए। तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी पोजीशनिंग गलत हो जाती है, तो इट मे बी उसकी वजह से अभी आप क्वेश्चन ना सॉल्व कर पा रहे हो। बट आई डोंट थिंक सो कि जो टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं, लाइक फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग, अरे मुझे तो क्वेश्चन याद है यार, फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग वाले चैप्टर में जब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि पूछे गए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग से क्वेश्चन, पूछा गया है डिवीजन ऑफ सर्वेइंग से क्वेश्चन, पूछा गया है जो हम लोगों ने नोड पॉइंट डिस्कस किया था कि प्लम्ब लाइन डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी लाइन पैरेलल होती है, ये परपेंडिकुलर होती है, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया है, यस और नो। तो फंडामेंटल में गिने चुने क्वेश्चन है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। लीनियर मेजरमेंट में स्केल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए, आरएफ के सवाल पूछे गए, श्रृंग स्केल के सवाल पूछे गए, श्रृंग स्केल के डिस्कशन हम लोगों ने किया था, याद आ रहा है? जिसका आंसर एक आ रहा था 1:4 टाइम्स 1.11, और एक क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 10,000। एक में एरिया पूछा गया है, एक में डायमेंशन रिवाइज्ड स्केल पूछा गया है। करेक्शंस के प्रॉब्लम है कि 30 मीटर की चैन थी, बाद में पता चलता है 30.1 मीटर की चैन है, मेजर्ड लेंथ आपको पता है तो ट्रू वैल्यू बताइए। टेम्परेचर करेक्शन के सवाल हैं, पुल करेक्शन के सवाल हैं, ठीक है। सैक करेक्शन का फॉर्मूला ही 2 बार पूछा गया, W² L0/24 PM², या स्मॉल W² L0³ PM², ये सवाल पूछा गया। ये सारे क्वेश्चन है, देखो आप प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हो आप। स्लोप करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, समटाइम्स दे हैव आस्क्ड द कंबाइंड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया अभी रिसेंट गेट में जहां पर स्लोप करेक्शन की भी बात करी गई है और जहां पर आपसे लीनियर में एरर इन द स्टैंडर्डाइजेशन की भी बात की गई है। तो यही तो क्वेश्चन है, और कौन से क्वेश्चन है? कोई और बुक लगा रहे हो क्या? क्योंकि मुझे तो जहां तक याद आ रहा है मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस किए वो यही है
कंपास सर्वेइंग में आपसे पूछा गया है कि भैया मैग्नेटिक बियरिंग, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता है, अगर आपको ट्रू बियरिंग पता है तो मैग्नेटिक बियरिंग बताइए, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन पता है, मैग्नेटिक बियरिंग पता है तो ट्रू बियरिंग को फाइंड आउट करिए, आरबी से डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करिए। लोकल अट्रैक्शन के प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, 3 तरीके के प्रॉब्लम है। एक क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा कि कौन से स्टेशन पे लोकल अट्रैक्शन है, हाँ, कौन से क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा लोकल अट्रैक्शन का प्रॉब्लम किस स्टेशन पे है, कितना एरर हो रहा है लोकल अट्रैक्शन की वजह से वो फाइंड आउट करिए, कितना करेक्शन रिक्वायर्ड है लोकल अट्रैक्शन की वजह से वो फाइंड आउट करिए, और जो करेक्शन आपने फाइंड आउट किया है उसको अप्लाई करके लोकल अट्रैक्शन के मेजरमेंट में जो बियरिंग्स आपने मेजर की हैं उनको करेक्टली मेजर करिए। हाँ, कोई कंफ्यूजन नहीं बेटा, मैं तो आपको क्वेश्चन ही बता दे रहा हूँ किस किस टॉपिक से क्वेश्चन। आप प्रीवियस ईयर बुक अगर आपके पास है तो आप चेक कर लो, और क्या बोलूँ मैं। ये जितने टॉपिक मैंने आपको रिपीट किए हैं ये सभी क्वेश्चंस की ही बात कर रहा हूँ। वाइल टेलिंग यू, जब मैं आपको बता रहा हूँ तो मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन है आपका। फोर बियरिंग अगर किसी लाइन की पता है तो बैक बियरिंग पता करिए, इंक्लूडेड एंगल पता करिए अगर क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है बियरिंग गिवन है, इंक्लूडेड एंगल अगर पता करिए एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स है अगर बियरिंग गिवन है। अरे नहीं भरोसा हो रहा है, लो सवाल ही बता दें कि कैसी बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है। पहली बार थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं हम लोग बेटा। ये देखो, ये चैप्टर नंबर 2 है, इसमें देखो कंपास एंड ट्रैवर्स सर्वेइंग दोनों के सवाल हैं। ये अगर आपके पास अपनी गेट वाला की बुक है तो इसमें क्या है, कंपास सर्वेइंग के, कंपास एंड ट्रैवर्स सर्वेइंग के दोनों के सवाल दे रखे गए। अब पहला सवाल देखो, कह रहा मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ द सन इज गिवन एज, बोला मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या होगा, वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ द डिक्लिनेशन। बोला मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी गई है और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन दिया गया है तो ट्रू बियरिंग पूछा गया कितना होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ये आपने सर्वे वर्क किया, इसमें कौन सा स्टेशन जो है जहां पर लोकल अट्रैक्शन है। अगला सवाल में देखो फोर बियरिंग दे रखा गया, बैक बियरिंग पूछा गया है। अगले सवाल में फिर से आपको दे रखा गया है कि जो सवाल हम लोगों ने क्लास में सॉल्व किया था गेट 2013 वाला, वो वाला सवाल है। अगला सवाल दे रखा गया मैग्नेटिक बियरिंग दे रखी गई है, डिक्लिनेशन दे रखा गया है, ट्रू बियरिंग पूछा गया है। देखो ना, एक एक सवाल की बात कर लेते हैं। अगला सवाल देखो, ये ट्रैवर्सिंग का सवाल है, डिलीवरी एजेंट वाला, लास्ट ईयर आया आपका गेट 2021 में आया था, तो अभी ट्रैवर्सिंग पढ़ लिया उससे सॉल्व हो जाएगा। बोल रहा लेंथ एंड बियरिंग दे रखा गया है तो लाइन को फाइंड आउट करिए, अभी आज टॉपिक पढ़ाएंगे। नॉर्थिंग साउथिंग ईस्टिंग वेस्टिंग लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दे रखे गए हैं, आपको पता करना है एरर होगी कि नहीं होगी, क्लोजिंग एरर आज बात करने वाले हैं। ये क्लोज ट्रैवर्स दे रखा गया, क्लोजिंग एरर फाइंड आउट करनी है, आज डिस्कशन होने वाला है क्लोजिंग एरर का। रिड्यूस्ड बियरिंग दे रखी गई है, डिपार्चर डिपार्चर पूछ लिया गया है, एल साइन थीटा। क्लोजिंग एरर का सवाल है, रिलेटिव एरर क्या होती है। तो ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस, मैंने आपको देखो टॉपिक वाइज भी लिख दिए, टॉपिक वाइज भी लिखा हुआ है, तो कैसे बताओ कहाँ पर दिक्कत आ रही है। तो अभी आपका क्वेश्चन बचा हुआ, अभी आपका कंसेप्ट बचा हुआ है क्लोजिंग एरर का, वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो क्लोजिंग एरर के भी सारे प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। तो कंपास टॉपिक से कंफ्यूजन हो रहा है तो बेटा एक बार देखो, मैं एक बार सजेस्ट करता हूँ, एक बार सिस्टमेटिक वे में कंसेप्ट को कवर करिए और एक तरफ से क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कवर द इंटायर कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट को 1 बाय 1 कवर करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। या तो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ लो सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो दैट विल बी द बेटर अप्रोच। जैसे फॉर एग्जांपल कंपास सर्वेइंग में जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं आपसे, वो मेरे से डिस्कस कर लो, तो मैं चेक कर लूंगा कि वो टॉपिक कवर हुआ है कि नहीं हुआ है। ऑल्दो आई एम इंश्योरिंग यू ऑल वी हैव कवर्ड ऑल द कंसेप्ट, जो आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन रिक्वायर्ड है वो सारा डिस्कशन हम लोगों ने क्लास में कर रखा है। जस्ट टू मेक यू कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंट होने के लिए आप मेरे से वो क्वेश्चन ही डिस्कस कर लो, रदर दैट इज गोइंग टू बी द बेटर अप्रोच। ठीक है भाई,
तो ऐसे सच कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो लोग लगातार क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं सवाल बन भी रहे हैं। ठीक है, चलें फिर आगे बातचीत करें। क्वेश्चन टेलीग्राम में डिस्कस करना बेटा ठाकुर साहब। जो टॉपिक कंप्लीट होते चले जा रहे हैं, अगर आपको अलग से कुछ मेरे से डिस्कस करना है, अब ऐसे तो फिर सब लोग एक एक करके क्वेश्चन बताएंगे, पूरा चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। तो क्लास में कुछ बेसिक डिस्कशन मैंने कर लिया है, अप्रोच बता दी है, प्रैक्टिस करिए, कोई दिक्कत आए अलग से डिस्कस कर लेना मेरे से। कहीं अगर कोई इंडिविजुअल डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई कंसेप्ट अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो अलग से डिस्कस कर सकते हैं। उसका तरीका मैंने आपको बता दिया टेलीग्राम ग्रुप में। आपस में डिस्कस कर लो, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो पा रही मेरे से डिस्कशन करवा लो, तब भी नहीं सॉल्व हो पाएगी तो फिर क्लास में भी डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, सबको इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रैवर्स सर्वे में लैटिट्यूड की बात कर ली थी, डिपार्चर की बात कर ली थी, और साथ साथ हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि किसी भी क्लोज ट्रैवर्स के लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का जो अलजेब्रिक समेशन होगा वो 0 होगा। तो एक एक एग्जाम्पल भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था जिसमें जिस ट्रैवर्स में 4 लाइंस थी। बट जैसा मैंने आपको होम असाइनमेंट के लिए बोला था कि आप किसी भी ट्रैवर्स के लिए, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स होना चाहिए। इट में हैव 5 लाइन, इट में हैव 6 लाइन, इट में हैव एनी नंबर ऑफ लाइन, कितनी भी लाइन हो। फॉर एग्जाम्पल, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं क्लोजिंग एरर के बारे में बातचीत करेंगे। क्लोजिंग एरर होता क्या है, उसके लिए करेक्शन क्या रिक्वायर्ड है, और उसके मेथड्स क्या हैं, दिस इज गोइंग टू बी द डिस्कशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कोई एक क्लोज ट्रैवर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि ये एक कोई क्लोज ट्रैवर्स है, बताओ ABCDEF, दिस इज द क्लोज ट्रैवर्स, यस और नो? तो क्या इसके लिए भी सभी लाइंस के अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड विल बी इक्वल टू 0 एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर विल बी इक्वल टू 0 होगा? एज दिस इज द क्लोज ट्रैवर्स, एज दिस इज द क्लोज ट्रैवर्स, लेकिन यहां पर जो नंबर ऑफ लाइंस हैं वो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 लाइंस हैं। बिल्कुल होगा। अगर ये ट्रैवर्स क्लोज ट्रैवर्स है तो इसके लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर विल बी इक्वल टू 0। अगर नहीं 0 हो रहा है इसका मतलब क्या है? अगर इसके लिए आपने निकाला और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर इज नॉट इक्वल टू 0, व्हाट इट मीन्स? अगर ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ लैटिट्यूड और अलजेब्रिक समेशन ऑफ डिपार्चर 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर मस्ट बी सर्टेन एरर इन द लैटिट्यूड एंड देयर मस्ट बी सर्टेन एरर इन द डिपार्चर। इसका मतलब हमारे लैटिट्यूड में और डिपार्चर में कुछ ना कुछ एरर है। तो EL से रिप्रेजेंट किया आपने एरर इन लैटिट्यूड को, और ED से रिप्रेजेंट किया एरर इन डिपार्चर को। उसी एरर की हम लोग बात करेंगे। अब देखो, जो आपने पढ़ा है उसको एक बार अप्लाई करके देख लेते हैं। मैंने बोला था अगर किसी भी लाइन की पोजीशन को आइडेंटिफाई करना है तो पहला तरीका तो ये है कि उसकी बियरिंग की हेल्प से हम उस लाइन को लोकेट कर सकते हैं। चाहे वो बियरिंग आपको WCB सिस्टम में दी गई हो, चाहे वो बियरिंग आपको RB या फिर QB सिस्टम में दी गई हो, किसी भी सिस्टम में अगर आपको किसी भी लाइन की बियरिंग पता है तो आप उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं किसी भी लाइन की बियरिंग जो है वो नॉर्थ 60 वेस्ट है, तो क्या आप इस लाइन को लोकेट कर पाएंगे? बिल्कुल आराम से लोकेट कर पाएंगे। ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो क्या इसी लाइन की बात की जा रही है? क्या इसी लाइन की यहां पर आपसे बात की जा रही? दिस एंगल दे हैव प्रोवाइडेड 60, दिस इज गोइंग टू बी योर लाइन AB, और यहां पर AB लाइन की जो बियरिंग होगी वो नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट होगी। यस और नो? ये देखो नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट आ गई। अगर मैं बोलूं किसी लाइन की बियरिंग जो है वो 290 डिग्री है,
तो भी क्या हम इस लाइन को लोकेट कर सकते हैं? अरे बिल्कुल कर सकते हैं। अब बियरिंग जो दी गई है WCB सिस्टम में दी गई है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो आपने बोला सर 290, तो 0 90 80 270, 270 290, ये एंगल दे रखा गया है 290 डिग्री। तो दिस इज योर गोइंग टू बी योर लाइन AB। तो किसी भी लाइन को रिप्रेजेंट करने का, किसी भी लाइन को लोकेट करने का एक तरीका तो ये है कि हमें बियरिंग पता हो, और ये तरीका हम फैमिलियर हैं इसके साथ। विद दिस मेथड वी आर फैमिलियर। बोलिए भाई, इसमें किसी को कोई डिस्कशन में डाउट तो नहीं है? बोलो बेटा, यहां तक का डिस्कशन क्लियर है? अब जो आपने लैटिट्यूड एंड डिपार्चर डिफाइन किए हैं, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की हेल्प से, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की हेल्प से भी हम इन लाइंस को लोकेट कर सकते। जैसे मैं बोलूं किसी लाइन का लैटिट्यूड जो है वो +53 पॉइंट हटा देते हैं, मान लो +53 मीटर है, और डिपार्चर जो है वो -60 मीटर है। तो क्या इसकी हेल्प से आप इस लाइन को लोकेट कर पाएंगे? क्या इसकी हेल्प से आप इस लाइन को लोकेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि भैया ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। लैटिट्यूड अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्शन कहाँ पर लिया गया है, नॉर्थ में या साउथ में? लैटिट्यूड अगर पॉजिटिव है तो प्रोजेक्शन कहाँ पर लिया गया है, नॉर्थ में या साउथ में? बताइए। लैटिट्यूड का मतलब होता था प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस। लैटिट्यूड का मतलब होता था प्रोजेक्शन ऑफ एनी लाइन ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस। बट इफ द लैटिट्यूड इज पॉजिटिव दैट मीन्स वी हैव कंसीडर्ड द प्रोजेक्शन ऑन द नॉर्थ। तो नॉर्थ में +53, तो मान लो ये आ रहा है +53। डिपार्चर अगर निगेटिव है मतलब वेस्ट में लिया गया है, ये आ रहा है -60। अगर हम इस लाइन को लोकेट करना चाहते हैं तो तुम्हें नहीं लगता है कि ये जो लाइन होगी, इसी लाइन की बात की जा रही है? दिस इज द लाइन AB, जिसका लैटिट्यूड और डिपार्चर आपको दिया गया है, जिसका लैटिट्यूड और डिपार्चर आपको दिया गया है। चेक करो। तो जब आप इस तरीके से लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो लेंथ की कोई जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो वन वे टू रिप्रेजेंट, टू लोकेट द लाइन। किसी भी सर्वे लाइन को लोकेट करने का ये भी एक तरीका है। और अगर किसी भी लाइन की लेंथ आपको पता है, किसी भी लाइन की बियरिंग पता है, तब तो हम आसानी से लैटिट्यूड और डिपार्चर का पता लगा ही सकते हैं। तब तो हम आसानी से लैटिट्यूड और डिपार्चर का पता लगा ही सकते हैं। यस और नो? उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बात समझ में आ गई? अब समझते हैं क्लोजिंग एरर का कंसेप्ट। देखो, मान लो ये ग्राउंड की सिचुएशन है, आप सर्वे कर रहे थे और सर्वे करने के लिए आपने ये ट्रैवर्स सेलेक्ट किया कि सर ये ABCD है। जैसा मैंने आपको बताया था, आप हर लाइन की लेंथ मेजर कर लेंगे, हर लाइन की लेंथ मेजर कर लेंगे, और हर लाइन की 4 बियरिंग को मेजर कर लेंगे। तो ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ये θ3 हो गया, और ये θ4 हो गया। और क्रॉस चेक करने के लिए हम हर लाइन की बैक बियरिंग को भी मेजर कर लेते हैं। क्रॉस चेक करने के लिए हम हर लाइन की, तो ये α4 हो गया, ये आपका α3 हो गया, ये आपका α2 हो गया, और ये आपका α1 हो गया। यही तो मेजरमेंट करते थे, यही तो सर्वे वर्क करते थे। और इस डेटा को आपने प्यार से ऐसे रिप्रेजेंट किया था कि लाइन क्या है, उस लाइन की लेंथ क्या है, उस लाइन की 4 बियरिंग क्या है, और उस लाइन की बैक बियरिंग क्या है। इन दिस वे वी कैन रिकॉर्ड द सर्वे वर्क। तो सर्वे वर्क है उसको हम इस तरीके से रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। तो आपने बोला सर लाइन जो है वो AB है, लाइन जो है वो BC है, CD है, DA है,
इनकी लेंथ L1 L2 L3 L4 हैं, इनकी फोर बियरिंग θ1 θ2 θ3 θ4 हैं, और इनकी बैक बियरिंग α1 α2 α3 और α4 है। दिस इज द सर्वे वर्क दैट यू हैव डन। बोलो भाई, दिस इज द सर्वे वर्क दैट यू हैव डन। दिस इज द सर्वे वर्क दैट वी हैव डन। और इसी डेटा के बेसिस पे अब हमारा काम क्या होगा, इसी डेटा के बेसिस पे अब हमें क्या करना है, वी विल प्रिपेयर द मैप। और जब मैंने मैप बनाया तो मैंने उस दिन भी आपको बताया था ये पेपर था, और जब इस पेपर में इस डिटेल को प्लॉट करना शुरू किया तो हालात इज समथिंग लाइक दिस। बेस्ड ऑन दिस डेटा वी आर गेटिंग द मैप समथिंग लाइक दिस। तो मान लो ये पॉइंट हो गया ए डैश, तो तुम क्या बोल सकते हो कि सर ये ए डैश की जो डिस्टेंस है, ए डैश इज नथिंग बट इट इज द क्लोजिंग एरर। क्या इस ग्रीन ए डैश डिस्टेंस को हम क्लोजिंग एरर या फिर एरर ऑफ क्लोजर बोल सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या हम इस ग्रीन डिस्टेंस ए डैश को क्लोजिंग एरर या एरर ऑफ क्लोजर बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब सवाल आता है कि किसी भी सर्वे वर्क में अगर क्लोजिंग एरर है तो हमें उसको फाइनली एलिमिनेट करना है। वी कैन नॉट एक्सेप्ट द क्लोजिंग एरर। हम मैप क्लोजिंग एरर के साथ तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। अगर मुझे इस जगह का मैप बनाना था और ये क्लोज ट्रैवर्स था, तो ये मैप में भी क्लोज ट्रैवर्स ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। ये मैप में भी क्लोज ट्रैवर्स ही रिप्रेजेंट होना चाहिए। वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस ओपन ट्रैवर्स मैप एज द करेक्ट मैप फॉर दिस पर्टिकुलर ग्राउंड। ग्राउंड की इस सिचुएशन के लिए हम इस मैप को कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ये बात सभी को समझ में आ गई? तो भाई करेक्शन अप्लाई करना तो बात की बात है, करेक्शन कैसे अप्लाई करेंगे, इस क्लोजिंग एरर को कैसे खत्म करेंगे, दैट इज द सेपरेट डिस्कशन। तुम्हें नहीं लगता है सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो क्लोजिंग एरर हम लोगों ने करी है, इस क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड कितना है? इस क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड कितना है और इस क्लोजिंग एरर में की डायरेक्शन क्या है? वी शुड लोकेट दिस, वी शुड एबल टू लोकेट दिस क्लोजिंग एरर। हमें ये क्लोजिंग एरर की पोजीशन लोकेट करना, हमें इस क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड कितना है ये पता होना जरूरी है या नहीं है? बोलो बेटा, ये पता होना जरूरी है या नहीं है? क्योंकि until and unless we don't know the magnitude of the closing error, we don't know the direction or the position of the closing error। अगर हमें उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है, अगर हमें उसकी पोजीशन नहीं पता है, डायरेक्शन नहीं पता है, तो ऑब्वियसली वी विल नॉट एबल टू दिस रिमूव, वी विल नॉट एबल टू रिमूव दिस क्लोजिंग एरर। फिर हम इस क्लोजिंग एरर को खत्म कैसे करेंगे? चलिए भाई, तो वही हमारा पहला डिस्कशन है, हाउ वी कैन फाइंड व्हाट इज द क्लोजिंग एरर। पहले ये समझ लो, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रैवर्स सर्वे, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ट्रैवर्स सर्वे, इफ ट्रैवर्स इज नॉट गेटिंग क्लोज्ड, if traverse is not getting closed at the time of plotting, then closing error is found। In this case starting point and the end point, ऐसी सिचुएशन में हमारे ट्रैवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट, तो दिस इज गोइंग टू बी द स्टार्ट पॉइंट एंड ए डैश इज गोइंग टू बी द एंड पॉइंट। ऐसी सिचुएशन पे हमारे ट्रैवर्स का, ऐसी सिचुएशन में हमारे ट्रैवर्स का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो होगा वो अलग अलग होगा। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो एरर तो आएगा ही सर्वे में, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब उसी एरर को ख़त्म करना है, तो किसी भी एरर को ख़त्म करने के लिए उसके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। अगर हम क्लोजिंग एरर को
ख़त्म करना चाह रहे हैं तो हमें क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता होना चाहिए। तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, कैन आई से दिस ए डैश इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग एरर। ये ए डैश जो आपको दिख रहा, दिस इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग एरर। बोलो भाई। तो वही मैंने बोला कि अगर इस ओपन ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड लेंगे और ऑल द डिपार्चर लेंगे तो जाहिर सी बात है ओपन ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जीरो के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, EL के बराबर होगा। दिस इज द टोटल एरर इन द लैटिट्यूड। ध्यान देना बेटा, यहां पर कितनी सर्वे लाइन है, 1 2 3 4, टोटल 4 सर्वे लाइन थी। हमें नहीं पता है किस सर्वे लाइन पे कितनी गलती हुई है। हमें नहीं पता है किस सर्वे लाइन की लेंथ हमने गलत मेजर की है। हमें नहीं पता है किस सर्वे लाइन की फोर बियरिंग हमने गलत मेजर करी है और कितनी में गलत मेजर करी है। तो जब मैं इन पूरे ट्रैवर्स के लिए अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड इज इक्वल टू जीरो ले रहा हूं, अगर कोई मैग्नीट्यूड मिलेगा तो दिस शुड बी द टोटल एरर इन द लैटिट्यूड। ये पूरे ट्रैवर्स के लैटिट्यूड की टोटल एरर होगी, यस और नो। I am not talking about this is the error for any particular line। हम किसी भी लाइन के लिए कमेंट नहीं कर रहे हैं, इस पूरे ट्रैवर्स के लिए ये एरर इन द लैटिट्यूड है। सिमिलरली दिस इज द एरर इन द डिपार्चर, टोटल एरर इन द डिपार्चर। तो देखो, अगर इस एरर के प्रोजेक्शन लें तो इस एरर को मैं समझाने के लिए थोड़ा तमीज से बनाता हूं। देखो देखो, इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से जो हमारी एरर आ रही है, दिस इज द एरर, दिस इज द क्लोजिंग एरर। हम सभी जानते हैं कि ये डायरेक्शन होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ और ये होती है साउथ। तो क्या हम इस एरर का फोर बियरिंग मेजर कर सकते हैं? तो दिस इज गोइंग टू बी द थीटा, दैट थीटा वी आर मेजरिंग फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, that theta we are measuring from the north in the clockwise direction। इस एरर का बेटा अगर हम लोग प्रोजेक्शन ले लें तो साउथ में जो प्रोजेक्शन आएगा, दिस इज गोइंग टू बी द लैटिट्यूड ऑफ द एरर। ये टोटल एरर है, ये लैटिट्यूड ऑफ द एरर आएगा। एंड ईस्ट में जो प्रोजेक्शन आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द डिपार्चर ऑफ द एरर। बोलो भैया, जैसे किसी भी लाइन के आप लैटिट्यूड और डिपार्चर ले रहे थे, नॉर्थ साउथ एक्सिस और ईस्ट वेस्ट एक्सिस में प्रोजेक्शन ले रहे थे, क्या उसी तरीके से इस एरर का भी हम लोग लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाल सकते हैं? इस एरर का भी हम लोग एरर इन द लैटिट्यूड एंड एरर इन द डिपार्चर निकाल सकते हैं। एरर इन द लैटिट्यूड विल बी द प्रोजेक्शन ऑन द नॉर्थ साउथ एक्सिस and error in the departure, total error in the departure will be the projection in the east west axis। अब वो डिपेंड करेगा कब पॉजिटिव होगा कब निगेटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन द बियरिंग, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड। तो दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है, एक तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और दूसरी इसकी डायरेक्शन क्या होगी या पोजीशन क्या होगी। तो कुछ खास बचा नहीं है। अगर आपको टोटल सर्वे वर्क में एरर इन लैटिट्यूड पता चल गया है, एरर इन डिपार्चर पता चल गया है, तो तुम्हें नहीं लगता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ, अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, ये टोटल एरर है, लैटिट्यूड की एरर है EL, डिपार्चर की एरर है ED। तो कहना है इसे E विल बी इक्वल टू अंडर रूट EL स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। अगर मुझे इसका एरर का अगर मुझे इस एरर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो दिस मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू अंडर रूट EL स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। और भैया अगर उससे उसी तरीके से मुझे इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो आई कैन राइट टेन थीटा विल बी इक्वल टू ED अपॉन EL। तो यहां से थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ED अपॉन EL लिख दें। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ED अपॉन EL लिख दें।
और ये थीटा जो आप डिफाइंड कर रहे हैं, फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। दिस थीटा वी आर कंसीडरिंग फ्रॉम द नॉर्थ इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि हम लोग अपने नोटेशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। शुरू से लेके आखिरी तक हमने हर लाइन की बियरिंग को नॉर्थ से मेजर किया था और क्लॉकवाइज मेजर किया था, WCB सिस्टम में मेजर किया था। तो जो क्लोजिंग एरर हमारी हो रही है सर्वे वर्क में, उस क्लोजिंग एरर की भी जो डायरेक्शन है वो हम WCB सिस्टम में 4 बियरिंग के फॉर्मेट में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। That bearing we are also, that position of the line, the direction of the closing error, we are also representing, we are also measuring from the north in the clockwise direction। वो भी हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मेजर कर रहे हैं। बोलो बेटा, बोलिए भाई, यहां तक की कहानी सभी को क्लियर है? द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। तो किसी भी सर्वे वर्क में कितनी क्लोजिंग एरर हुई है और उस क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन क्या है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमें टोटल एरर इन लैटिट्यूड पता है उस सर्वे वर्क में और टोटल एरर इन डिपार्चर पता है। सवाल एक ये आता है कि सर ये टोटल एरर इन लैटिट्यूड और टोटल एरर इन डिपार्चर कैसे पता चलेगा? तो आई होप इसका आंसर सभी को पता है। अगर आपने कोई सर्वे वर्क किया है तो उस सर्वे वर्क में टोटल एरर इन लैटिट्यूड कितना है, टोटल एरर इन डिपार्चर कितना है, ये कैसे पता चलेगा? आप ही मुझे बता दो। फॉर एनी ट्रैवर्स सर्वे, how you will get the value of the total error in the latitude EL and total error in the departure ED? Total error in the latitude EL and total error in the departure ED कैसे पता चलेगा, बता दो भाई। अरे भैया, एल्जेब्रिक समेशन ले लेना सभी लैटिट्यूड का। तो अगर जीरो आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर जीरो नहीं आया तो EL आ जाएगा। एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर कंसीडर कर लेना, तो आपको एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर का अगर कोई मैग्नीट्यूड आएगा तो देन यू विल गेट द एरर इन द डिपार्चर। तो आपको एरर इन द डिपार्चर पता चल जाएगा। क्या ही प्रॉब्लम है इसमें? अब एक बार सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे अगर यहां तक की सभी बातें क्लियर हैं, तो फिर हम लोग आगे बातचीत करें। अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, देन वी शुड प्रोसीड फर्दर। इफ द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, अगर यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, तो फिर आगे बातचीत करी जाए। तो सवाल ये आता, भाई एनर्जी डाउन लग रही तुम लोग की, क्या बात है? दर्द मेरी आंख में हो रहा है, एनर्जी तुम्हारी डाउन हो गई। लगातार आंसू बह रहे हैं, समझ रहे हो? लगातार आंसू बह रहे हैं आंखों से। क्या हो गया? इतना गम कहाँ से निकल रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, ये किस चीज का गम है, मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। आह, बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक की सभी बातें सभी को? कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, क्योंकि अब बातें होने वाली हैं थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे। अब थोड़ी सी और बातचीत हम लोग करेंगे बढ़िया से। कोई याद कर रहा है आपको? याद कोई करे रोए हम? अरे जो याद कर रहा है वो रोए भाई। हाँ, कैसी बातें कर रहे हो यार पीटर, तुम्हारे बेसिक कंसेप्ट ही हिले हुए लग रहे हैं मुझे। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की वैल्यू दिया, 2 पॉइंट का लेंथ कैसे निकालते हैं सर जी? अगर लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दे रखा गया है तो उस लाइन की लेंथ कैसे निकालेंगे, यही पूछ रहा हो? अरे बलजीत मेरे भाई, किसी भी लाइन का लैटिट्यूड मान लो 50 दिया है, लैटिट्यूड दे रखा गया है +50 और डिपार्चर दे रखा गया मान लो -70। तो लैटिट्यूड क्या होता है किसी भी लाइन का? L cos थीटा, L cos थीटा, और ये क्या होता है? L sin थीटा। इससे कुछ निकल पाएगा? बोलो। तो दो अननोन की हेल्प से, दो इक्वेशन की हेल्प से दो अननोन तो निकाले जा सकते हैं ना।
दो इक्वेशन की हेल्प से दो अननोन तो निकाले जा सकते हैं ना बलजीत भाई। आंखें आपकी हैं और दिल उनका, इनको देख रहे हो, ये अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। अरे दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी तो लेंथ लाइन ही तो बनेगी। दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस आप कंसीडर करोगे दैट विल रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द लाइन। क्यों भाई बलजीत? हैं? अरे यार हम दिव्यांश इन सब चीजों से बहुत दूर हैं। कहाँ तुम हमको ले जा रहे हो? हैं? हमको देख के तुम्हें लगता है कि हम इन सब चीजों के लिए बने हुए हैं? असंभव। दूर दूर तक हमारा इन रास्तों से कोई वास्ता नहीं है। ना था, ना है, और ना होगा। हाँ बिल्कुल, देर आर वेरियस वे। या तो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लो, ये तो एनालिटिकली रिप्रेजेंट कर दिया ना वरुण भाई। वरुण भाई ये तो एनालिटिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसा मैंने अभी पीछे आपको स्टार्टिंग में लोकेट करके दिखाया था। समझ रहे हो? तो आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो अब तक के डिस्कशन से क्या क्या पूछना, दिव्यांश पूछना क्या चाह रहे हो? हाँ, दिव्यांश थोड़ा सा भटका हुआ लग रहा है मुझे। दिव्यांश थोड़ा सा भटका हुआ लग रहा है, क्या पूछना चाह रहे हो? हाँ सर, तो वो पॉइंट कहाँ लोकेट होगा एक बार बता दीजिए एग्जाम्पल से। कौन सा पॉइंट ये बताया था? ये एग्जाम्पल सुना था? अरे भैया कोई भी पॉइंट है, मान लो बोला कि एक लाइन, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। अब इसी को लोकेट कर लेते हैं। मान लो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दिया था, तो आपने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, लैटिट्यूड +50 है, तो लैटिट्यूड नॉर्थ में होगा तो ये +50 हो गया। डिपार्चर -70 है, तो ये -70। तो ये दोनों पॉइंट जहां पर मिलेंगे यही वो पॉइंट है पी। ओरिजिन से मिला दोगे तो लाइन मिल जाएगी ओपी। ओरिजिन से मिला दोगे तो लाइन मिल जाएगी ओपी। लोकेट करके बताया था, स्टार्टिंग में ही बताया बेटा। सर मैं ऐसे ही लोकेट करता हूँ, सही है क्या? अरे हाँ भैया, ये लोकेट किया हम लोगों ने, थे नहीं क्या क्लास में? स्टार्टिंग में हम लोगों ने इसी तरीके से लोकेट किया था, देखो बताया था। लैटिट्यूड एट पी इज +40, क्यू इज +20, डिपार्चर एट पी इज +-20 +30। पी और क्यू पॉइंट लोकेट करने हैं, ठीक है? क्या दिक्कत है बलजीत मेरे भाई? लो तुम्हारी प्रॉब्लम ले लेते हैं। बलजीत बेचारा अननेसेसरी परेशान हो रहा है। पी पॉइंट के लैटिट्यूड और डिपार्चर बता दो, और क्यू के लैटिट्यूड एंड डिपार्चर बता दो। तो पी के जो लैटिट्यूड हैं वो 40 हैं, प्लस का 40, और डिपार्चर है -20, यही तुम बता रहे हो ना? और क्यू का जो लैटिट्यूड बता रहे हो वो +20 है, और डिपार्चर बता रहे हो प्लस है कि -30? बलजीत, क्यू के डिपार्चर में आपने साइन नहीं लगाया, बताओ प्लस है या माइनस है, फिर निकालते हैं, सॉल्व करते हैं। बलजीत एक बार क्यू का जो डिपार्चर दिया गया है वो बता दो मुझे, प्लस है या माइनस है? जो आपने कमेंट किया है उसमें क्यू का साइन नहीं है, प्लस है, +30। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को ढूंढो। तो ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। पहला पॉइंट जो है उसका लैटिट्यूड 40 है, डिपार्चर मतलब ये हो गया 40 और ये हो गया 20। ये पॉइंट है पी। तो लैटिट्यूड प्लस का 40 है, डिपार्चर -20 है। क्यू की जो लाइन है, क्यू जो पॉइंट है, +20 मतलब नॉर्थ हो गया, और +30 मतलब ईस्ट हो गया। तो 20 और 30, तो मान लो यहाँ कहीं मान लें पॉइंट क्यू होगा। इसका लैटिट्यूड जो होगा वो प्लस का 20 है, और डिपार्चर प्लस का 30 है। भाई बलजीत मेरे भाई,
दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे? बताओ भाई। दो पॉइंट हैं, अगर उनके कोऑर्डिनेट पता हैं, अरे मुझे पता है, मैं हिंट कर रहा हूं। दो पॉइंट है, अगर उनके कोऑर्डिनेट पता हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे बलजीत मेरे भाई। अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। खत्म, टाटा, बाय बाय। अब बताओ, तो किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कोऑर्डिनेट की हेल्प से क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं? कहाँ चले गए बलजीत? हाँ ना में बता दो। बलजीत बोलो बेटा। अरे बता तो दो यार, ऐसी भी क्या नाराजगी, ऐसी भी क्या नाराजगी। हाँ ना में बता दो, अब इससे इसके आगे हमें नहीं आता है। हाँ, एक तो तुम लोग रैंडम सवाल पूछ लेते हो, इतना ही याद आ रहा है। बोलो भाई। तो हो गया, अच्छा थैंक्स आ गया, इसका मतलब सही है। तो यही तो शुरू से ही बता रहा हूँ कि पहले उन पॉइंट्स को लोकेट कर लो, पहले उन पॉइंट्स को लोकेट कर लो। अगर कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। हाँ भाई, सबके डाउट क्लियर हो गए? दिव्यांश क्या पूछ रहे थे? कुछ काम का पूछ रहे हो तो बताओ। दिव्यांश कुछ पूछ रहे थे, दिव्यांश सारे डाउट क्लियर हैं? तो फिर आगे बातचीत करें, तो फिर आगे बातचीत करें। चलें आगे डिस्कशन करें बेटा, आगे डिस्कशन किया जाए। चलिए, तो आपने बोला सर क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और क्लोजिंग एरर की डायरेक्शन क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, लोकेशन क्या होगी, ये हम निकालना सीख गए। सवाल भी करवा देंगे, टेंशन मत लो। तो अब अल्टीमेटली प्रॉब्लम आती है, जो सबसे मेन प्रॉब्लम है कि इस क्लोजिंग एरर को ख़त्म कैसे करा जाए। हमारे सर्वे वर्क में अगर ये क्लोजिंग एरर हो गई है तो इस क्लोजिंग एरर को ख़त्म कैसे किया जाए, एलिमिनेट कैसे किया जाए, तो इसके लिए कुछ मेथड हैं। चार तरीके के मेथड है, जैसे अगर मैं बोलूं, एक है बॉडिच मेथड, एक है ट्रांजिट मेथड, एक है एक्सिस मेथड और एक है ग्राफिकल मेथड। इनका केवल नाम याद रखना, आपको नाम याद रखना जरूरी है। सर मेरा माइंड सिंपल क्वेश्चन को भी हार्ड करके देखता है सर जी। अरे तो अपने माइंड को समझाओ, कह दो भैया जी ऐसा मत करिए। गेट का जो सवाल आएगा उसमें हर तरीके, जितने भी अच्छे पेपर होते हैं, स्टैंडर्ड पेपर होते हैं, उनमें कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट हों या सारे क्वेश्चन इजी हों। तुम्हारा पूरा टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ कर देगा तुम्हारा दिमाग। तो फॉर एग्जाम्पल गेट में 65 क्वेश्चन आते हैं। अब लगभग लगभग अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट का टाइम है हमारे लिए एक सवाल में। यस और नो? अप्रोक्सीमेटली अगर बात करें तो वी हैव 3 मिनट टाइम फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द गेट एग्जाम। बट बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे, मान लो 15 सवाल भी ऐसे मिल गए जो आप, 15 क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक वाले हैं, जो आपने 30 से 45 सेकंड में निपटा दिए, निपट सकते हैं। जो आपके 30 से 45 क्वेश्चन पढ़ा आपने, कंसेप्ट क्लियर था, बेसिक क्वेश्चन था, आंसर लगाया, टाटा बाय बाय। अब एक नंबर में पूछ लिया है, लेंथ दे दिए, बियरिंग दे दी है, पूछ लिया लाइन की वो इसका लैटिट्यूड क्या होगा, इसका डिपार्चर क्या होगा, तो अब जबरदस्ती उसके लिए 3 मिनट बैठे रहें? 45 सेकंड में सॉल्व कर लिया है, फिर बोलेंगे नहीं 2.8 मिनट का टाइम मिला है, अब बैठे हैं 2.8 मिनट बाद ही अब दूसरा सवाल सॉल्व करेंगे। अभी तो दूसरा सवाल देखना भी गुनाह है। इतना बड़ा पाप मैं कैसे कर सकता हूं? एक सवाल के लिए 3 मिनट दिया गया है,
45 सेकंड में हो गया है, कोई बात नहीं। अब 3 मिनट बाद दूसरा सवाल नेक्स्ट करेंगे। अबे तो 5 सवाल ऐसे भी होंगे तुम्हारे पेपर में, 5 क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए 10 मिनट चाहिए होगा, 5 से 7 मिनट चाहिए होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट फॉर ईच क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड। तो भैया अगर ऐसे 5 सवाल भी दे दिए हैं ना, तो 25 मिनट चाहिए ऐसे सवालों के लिए। अलग से समय नहीं आएगा, अलग से समय नहीं मिलेगा जीवन में। ये जो समय यहाँ पर बचाया है ना, उसी समय को जब यूटिलाइज करोगे तो ऐसे सवाल को अटेम्प्ट कर पाओगे। इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट। तो अब तुम अननेसेसरी हर सवाल को कठिन करके देखोगे, या तुम्हारा माइंड अगर हर सवाल को कॉम्प्लेक्स करके देख रहा है, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। अब हर सवाल 5 मिनट का नहीं हो सकता है, हर सवाल 5 मिनट का नहीं हो सकता है, बट कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनमें कुछ नया कंसेप्ट हो सकता है। हो सकता है आप एग्जाम हॉल में बैठ के ही उसको सॉल्व कर रहे हो पहली बार, है? तो ऐसा नहीं करना भाई, समझ रहे हो? तो थोड़ा माइंड से बातचीत करो, 5-10 मिनट अकेले में समझ जाएगा। ठीक है? कह दो क्यों जबरदस्ती चीजों, जिंदगी आसान चल रही है, जबरदस्ती कॉम्प्लेक्सिटी करे पड़े हो। अरे जब ऐसे ऐसे चलने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जरूरी है क्या कि मेढक बन के चलें? बोले ऐसे मजा नहीं आ रहा सर। हाँ, उछल रहे हैं, झप झप। हाँ, ठीक है। हाँ, इंग्लिश लगभग 5 से 6 नंबर की आती गेट में। गेट, अब तुम लोग यार यही सब बातें कर लो। तो गेट में एप्टीट्यूड जो होता है आपका, वो 9 नंबर का होता है, और इंग्लिश आती है 6 नंबर की। इंग्लिश जो होती है वो 6 नंबर की होती है। ये 15 नंबर में एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है। ये 15 नंबर में एप्टीट्यूड वाला सेक्शन होता है। तो 6 नंबर की इंग्लिश आएगी। अरे इतनी खतरनाक इंग्लिश नहीं आती, हमसे हो जाती है यार, कैसी बातें कर रहे हो। 6 में 4-5 नंबर तो ले ही आओगे, 6 में 4-5 नंबर ले आओगे। हम पूरे जीवन हिंदी मीडियम पढ़े हैं, और ये 15 में से लगभग हर बार जितनी बार भी पेपर दिया है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो शायद 12-13 नंबर मेरे इसमें आ जाते हैं। और इसके लिए मैंने कभी कोई खास बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं किए, कॉमन बहुत सिंपल रहता है। अच्छा अच्छा, मैं तो बीए ऑनर्स हूँ। ओहो, मैं तो भूल गया था। एक तो इतनी पढ़ाई कर ली है, इतने कोर्स कर लिए हैं, भूल जाता हूँ मैं क्या क्या करूँ। नहीं 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 नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, कॉमन से। गेट बेसिकली आपका एप्टीट्यूड चेक करता है। वो बहुत ज्यादा आपसे कोई ग्रामर ग्रामर खतरनाक चीजें नहीं पूछता है गेट। ठीक है? तो ये 15 नंबर में से आप आसानी से 10, 11, 12, 13 नंबर स्कोर कर सकते हैं। 12 नंबर भी अगर आप स्कोर कर रहे हैं, 13 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं, तो अच्छा स्कोर है। 15 में से 10-12 नंबर ले आओगे, कॉन्फिडेंस ही बूस्ट कर जाएगा भाई एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में। बढ़िया, फिर मैथ लगाना। हाँ, ये दोनों सब्जेक्ट लगाओगे, दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे, तुम्हारा फील आ जाएगा तुम्हें कि भैया गेट का कट ऑफ तो क्वालिफाई कर ही लेगा लगभग लगभग। देखो, एग्जाम को अटेम्प्ट करते समय माइंड को कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। अगर ये विचलित हो गया, अगर ये फड़फड़ा गया, तो फिर दिक्कत कर देगा। अगर ये पैनिक मोड में चला गया, तो आते आते सवाल तुमको एग्जाम में नहीं याद आएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूले तुम भूल जाओगे, सिली मिस्टेक होगी। इसको बहुत कूल करके रखो, कह दो सब बढ़िया है। पहले एप्टीट्यूड करा, फिर एक एक नंबर वाले सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो निपटाओ। जल्दी से जल्दी पहले 40 नंबर के आसपास पहुंच जाओ। 40 नंबर के आसपास जब पहुंच जाओगे, 1 घंटे में निपटा दो हर हाल में। 40 नंबर तक जब पहुंच जाओगे ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भैया, अब हमारा कट ऑफ निकल गया है। इसके बाद 4-5 नंबर सर्वे से उठाओ, इसके बाद 7-8 नंबर ट्रांसपोर्टेशन से उठाओ। ढूंढ ढूंढ के खेलो, क्या दिक्कत है? जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दो, बिल्कुल बिल्कुल देखना ही बंद कर दो।
थोड़ा सा सवाल पढ़ोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हारे स्कोप का है या नहीं है। उसको तुरंत मार्क करो बात के लिए, ये नहीं कि उलझ गए। ना 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 ना। ठीक है। हाँ भैया, नेक्स्ट और प्रीवियस करने का ऑप्शन तो मिलता है, बिल्कुल मिलता है। आप रिव्यू के लिए मार्क भी कर सकते हैं कि भाई अभी हमें नहीं समझ में आ रहा, हम बाद में देखेंगे। ठीक है सर, आप तो मस्त इजी लग रहा है। हाँ ऐसे ही करना है, प्लानिंग करना पड़ता है। अब पता लगे 2 सवाल 3 सवाल बैक टू बैक उसी में उलझ गए जिनके आंसर ही नहीं निकल रहे हैं, 15-20 मिनट खराब कर दिए और उसके बाद भी आंसर नहीं निकला, पूरा पेपर खराब। क्वेश्चन देख के पता चलता है कि किस सब्जेक्ट का, हाँ देख के ही पता चलेगा, लिखा थोड़ा होगा। देख के पता चलता है बेटा। और अगर नहीं पता चल रहा है कि सवाल किस सब्जेक्ट का आ गया, तो समझ लो तैयारी बहुत अच्छे से दोबारा करने की जरूरत है। अगर कोई ऐसा सवाल है जिसको देखकर ही पता नहीं चल रहा है कि हाईवे का सवाल है कि एफएम का सवाल है कि हाइड्रोलॉजी का सवाल है, तो समझ लो तैयारी बहुत अच्छे से दोबारा करने की जरूरत है। समझ रहे हो? कि आरसीसी का सवाल है कि स्ट्रक्चर का सवाल है। चलिए भाई, तो मैंने बोला कि अब क्लोजिंग एरर को खत्म करने की बात करते हैं, अब क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट करने की बात करते हैं। तो 4 मेथड हैं। मैंने बोला इन दोनों मेथड का केवल आप नाम याद रखिएगा। कभी कभी आपके एग्जाम में यहाँ से थ्योरेटिकल सवाल पूछ लिया जाता है। कैसा सवाल पूछा जाता है? एक्सिस मेथड इज रिलेटेड टू, और द एक्सिस मेथड इज अप्लीकेबल टू। तो हम ऑल्दो एक्सिस मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं इस क्लास में, इस कोर्स में, बट हाँ इतना जरूर हमें पता है कि ट्रैवर्स सर्वे के केस में क्लोजिंग एरर को खत्म करने के लिए, ट्रैवर्स सर्वे के केस में क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट करने के लिए, खत्म करने के लिए हमारे पास ये 4 मेथड होते हैं। बॉडिच मेथड, ट्रांजिट मेथड, इनके बारे में हम लोग क्लास में बात करेंगे, ये एनालिटिकल मेथड हैं। एक्सिस मेथड और ग्राफिकल मेथड्स आर आल्सो एसोसिएटेड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द क्लोजिंग एरर। ये दोनों मेथड भी जो हैं हमारे, वो क्लोजिंग एरर को खत्म करने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो केवल इनका नाम याद रखना, कभी कदार कोई बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि हम अपने सर्वे वर्क को रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं। अगर कहीं क्लोजिंग एरर है तो हम अपने सर्वे वर्क को रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं, हम दोबारा से मेजरमेंट्स परफॉर्म करना नहीं चाह रहे हैं, लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट, और अब हम इस एरर को भी खत्म करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए 2 मेथड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। पहला मेथड है बॉडिच मेथड। जरा ध्यान से सुनिए, क्या है बॉडिच मेथड के फीचर्स। देखो, पहले तो ये समझते हैं कि बॉडिच मेथड जो है वो कहाँ पर अप्लीकेबल होगा। तो आप सभी को मैंने बताया था, ट्रैवर्स सर्वे के केस में आपने 2 तरीके के मेजरमेंट किए थे, एक लीनियर मेजरमेंट था और एक एंगुलर मेजरमेंट था, याद है? एक लीनियर मेजरमेंट था हमारा और एक एंगुलर मेजरमेंट था। जब एंगुलर मेजरमेंट जो एंड लीनियर मेजरमेंट, ये दोनों ही मेजरमेंट आपने इक्वल डिग्री ऑफ प्रिसीजन से किए हैं। इन सर्वे वर्क, अगर ट्रैवर्स सर्वे वर्क में लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों का प्रिसीजन सेम है, तो उस केस में बॉडिच मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा जरूरी नहीं है, डिपेंड करेगा इंस्ट्रूमेंट में, डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्वेयर पे। तो इट इज नॉट मैंडेटरी कि हर ट्रैवर्स सर्वे वर्क में लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट का प्रिसीजन सेम हो, ऐसा कहीं भी कंपलसरी नहीं है। बट थ्योरेटिकली मुझे पता होना चाहिए कि बॉडिच मेथड का यूज हम कब कर सकते हैं, व्हेन द लीनियर मेजरमेंट इन द ट्रैवर्स सर्वे and the angular measurement of the traverse survey are having the same degree of precision। अच्छा, इन्होंने कुछ एजम्पशन भी लिए हैं, ये एजम्पशंस भी आपको पता होने चाहिए। इनके ये एजम्पशंस भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इन्होंने एजम्पशंस लिया है कि किसी भी ट्रैवर्स वर्क में जो एरर इन द लीनियर मेजरमेंट है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट एल, और एरर इन द एंगुलर मेजरमेंट है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट एल, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन।
वेयर एल इज द लेंथ ऑफ द लाइन। तो किसी भी लाइन की लेंथ में जो आप एरर करेंगे वो प्रोपोर्शनल होगी अंडर रूट एल के। मतलब लेंथ अगर ज्यादा, समझ रहे हो बात को। सिमिलरली एरर इन द एंगुलर मेजरमेंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। तो दीज आर द टू बेसिक एजम्पशंस हैव बीन कंसीडर्ड बाय द बॉडिस साहब। अब देखो इनका तरीका क्या बोलता है कि भैया क्लोजिंग एरर को कैसे खत्म करेंगे, कैसे, एरर तो है ही है, वी नीड टू अप्लाई द करेक्शन। अब हम करेक्शंस कैसे फाइंड आउट करें जरा ये समझिए। तो करेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको कुछ टर्म पता होने चाहिए। जैसे किसी ट्रैवर्स सर्वे वर्क में बोलूं ये L1 L2 L3 सो ऑन LN, ये क्या है, ये नोटेशंस क्या हैं। स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डू नॉट गेट कंफ्यूज। स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो दीज आर द लेंथ ऑफ द लाइन। जो भी सर्वे, जो भी ट्रैवर्स आप देख रहे हैं उसकी जो अलग अलग लाइन है उनकी लेंथ को ही तो हम लोगों ने स्मॉल L1 स्मॉल L2 स्मॉल L3 और स्मॉल L4 से रिप्रेजेंट किया था। याद आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। याद आया? जल्दी बोलो हाँ या ना। सिमिलरली अगर मैं बोलूं, दो टर्म हमें और पता है। EL इज द टोटल एरर इन लैटिट्यूड। EL इज द टोटल एरर इन द लैटिट्यूड हमारे सर्वे वर्क में जो हुई है। और ED इज द टोटल एरर, ED इज द टोटल एरर इन द डिपार्चर। ये टर्म भी हमें पता है। एक टर्म में रिप्रेजेंट कर देता हूं, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लाइंस। तो तुम्हें नहीं लगता इट विल बी नथिंग बट L1 प्लस L2 प्लस L3 एंड सो ऑन LN होगा। अबे ये कुछ और नहीं है, इट इज नथिंग बट इट इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइवर्स। ये हमारा जो ट्राइवर्स है उसकी सभी लाइन की लेंथ को अगर हम ऐड कर देंगे तो वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइवर्स, यस और नो। वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइवर्स, यस और नो। बोलो बेटा, वी विल गेट द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइवर्स, यस और नो। जल्दी बोलो, ये नोटेशंस क्लियर हो रहे हैं? बोलो। तो अगर आपके पास लाइन है, उस लाइन की बियरिंग है, तो क्या मैं कैपिटल L1 लिख सकता हूं, दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ, दिस इज द लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1। सिमिलरली L2 क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड ऑफ द लाइन 2। L3 क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड ऑफ द लाइन 3। और सिमिलरली ये D1 क्या हो जाएगा, कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द डिपार्चर ऑफ लाइन 1। ये हमारे लाइन 1 का डिपार्चर हो गया। तो दो टर्म और हैं, CL1 और CD1। CL1 को मैं क्या बोल रहा हूं, करेक्शन, करेक्शन फॉर लाइन 1 एट लैटिट्यूड। पहली लाइन के लैटिट्यूड का जो करेक्शन है उसको CL1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिमिलरली CD1 विल बी इक्वल टू करेक्शन, करेक्शन फॉर लाइन 1 डिपार्चर। पहली लाइन का जो डिपार्चर है उसके लिए जो करेक्शन हम निकाल रहे हैं उसको CD1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कहाँ गया? आराम से देख लो, इनमें से कोई टर्म अगर कंफ्यूज कर रहा हो, कोई टर्म अगर परेशान कर रहा हो तो एक बार पूछ लो। सभी टर्म मैंने आपके सामने लिख दिए, इन सभी की हमें जरूरत पड़ेगी जब हम करेक्शंस फाइंड आउट करेंगे बॉडिच मेथड की हेल्प से इस क्लोजिंग एरर को ख़त्म करने के लिए। तो मैं नहीं चाहता हूं किसी भी बच्चे को, लो डायग्राम भी बना दे रहे हैं, लोग खुश हो जाओ। तो ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है, ये L4 है। अब सही है? आई वॉन्ट कन्फर्मेशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू। सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा ये सारे टर्म सभी को क्लियर हैं, यस और नो। क्योंकि अगर टर्म नहीं क्लियर होंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर टर्म नहीं क्लियर होंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ नहीं करना, बात खत्म। इन्होंने बोला एस पर, एस पर किसके हिसाब से, एस पर बॉडिच मेथड।
इन्होंने बोला अगर आपको पहली लाइन के लैटिट्यूड के लिए अगर आपको क्लोजिंग एरर खत्म करनी है तो एक काम करते हैं, सभी लाइन के करेक्टेड लैटिट्यूड निकाल लेते हैं। भैया लैटिट्यूड और डिपार्चर गलत हैं, तभी तो उनका अलजेब्रिक समेशन 0 नहीं आ रहा है। अगर सभी लाइन के लैटिट्यूड और सभी लाइन के डिपार्चर करेक्ट होते तो ये सब करने की जरूरत ही नहीं होती। अगर सभी लाइन के लैटिट्यूड और सभी लाइन के डिपार्चर करेक्ट होते तो उनका अलजेब्रिक समेशन 0 आ जाता। और अगर सभी लाइन के लैटिट्यूड और सभी लाइन का डिपार्चर का अलजेब्रिक समेशन 0 आ जाता, इसका मतलब वहां पर किसी भी तरीके की कोई भी क्लोजिंग एरर थी ही नहीं। यही तो मतलब हुआ। तो अब हम क्या करते हैं, इसका मतलब जो हमने डेटा कलेक्ट किया था, जो लेंथ और बियरिंग कलेक्ट की थी, उसके बेसिस पे जो लैटिट्यूड और डिपार्चर हमारे पास अवेलेबल हैं, वो लैटिट्यूड और डिपार्चर सही नहीं है। दैट्स वाई वी आर गेटिंग द क्लोजिंग एरर। तो अगर हमें इस क्लोजिंग एरर को खत्म करना है तो हम इन सभी लैटिट्यूड की करेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं और इन सभी डिपार्चर की करेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। और फिर जब करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर का अलजेब्रिक समेशन लेंगे, अगर वो 0 आ गया, इसका मतलब अब हमारे पास कोई क्लोजिंग एरर नहीं होगी। और करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर की हेल्प से हम मैप में हर लाइन को इजीली लोकेट भी कर सकते हैं। बोलो, तो फिर मैप आपने जो फील्ड में डेटा कलेक्ट किया उसके हेल्प से नहीं बनाएंगे मैप, फिर आप बनाएंगे करेक्टेड लैटिट्यूड और करेक्टेड डिपार्चर की हेल्प से। देन देयर विल बी नो क्लोजिंग एरर इन योर मैप। फिर उस केस में आपके मैप में कोई भी क्लोजिंग एरर नहीं होगी। कहानी समझ गए हो कि नहीं? सभी लोग कंफर्म करो बेटा। तो फिर करेक्शन की बात करें तो कुछ नहीं करना। अगर फॉर एग्जांपल पहली लाइन के लिए लैटिट्यूड के लिए करेक्शन आप निकालना चाह रहे हैं तो दिस विल बी नथिंग बट -L1 अपॉन समेशन L इंटू टोटल एरर इन द लैटिट्यूड। अगर पहली लाइन के लिए आप डिपार्चर का करेक्शन निकालना चाह रहे हैं तो L1 अपॉन समेशन L टोटल एरर इन द डिपार्चर। और इसके पास इनका हमारे पास एक लैटिट्यूड था भी, तो लाइन 1 का लैटिट्यूड क्या था हमारे पास? तो लाइन 1 का लैटिट्यूड था हमारे पास L1। सिमिलरली लाइन 1 का डिपार्चर क्या था हमारे पास? जो डेटा आपने कलेक्ट किया था उसके बेसिस पे डिपार्चर था D1। तो अगर अब मैं निकालना चाहता हूं करेक्टेड लैटिट्यूड, अगर अब मैं निकालना चाह रहा हूं करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1, तो इट विल बी इक्वल टू नथिंग बट L1 अप्लाई दिस करेक्शन -CL1। ये लो। सिमिलरली अगर करेक्टेड डिपार्चर निकालना चाह रहे हैं, सिमिलरली अगर हम करेक्टेड डिपार्चर निकालना चाह रहे हैं लाइन 1 का, तो क्या मैं लिख सकता हूं? इट विल बी इक्वल टू D1 और जो करेक्शन आपने निकाला है वो करेक्शन अप्लाई कर दीजिए। बोलो भाई, क्या ये सेम कहानी हम फॉलो कर सकते हैं फॉर द लाइन 2, फॉर द लाइन 3, फॉर द लाइन 4? जितनी भी लाइन तुम्हारे ट्रैवर्स में हैं, इस तरीके से क्या सभी लाइन के लिए लैटिट्यूड और डिपार्चर का करेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं? जल्दी बोलो हाँ या ना। जितनी भी लाइन है हमारी ट्रैवर्स वर्क में, क्या इस तरीके से सभी के लिए हम लैटिट्यूड और डिपार्चर के लिए करेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं? एक के लिए मैंने आपको पहली लाइन के लिए आपको एक एक्सप्लेन करके बता दिया है। और जब आपको करेक्शंस पता चल गए तो कैन वी अप्लाई द करेक्शंस जो हमारे पास लैटिट्यूड और डिपार्चर हैं बेस्ड ऑन द बियरिंग एंड द लेंथ ऑफ द लाइन दैट वी हैव मेजर्ड ऑन द फील्ड? उनमें क्या हम ये करेक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं? उनमें क्या हम ये करेक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं? यही बात बोली बॉडिस साहब ने। ये सिंपल सा मेथड था क्लोजिंग एरर को एलिमिनेट करने का, क्लोजिंग एरर को खत्म करने का। और ये जो मेथड अभी आपने पढ़ा है यही था बेटा बॉडिच मेथड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द क्लोजिंग एरर। तो देखो, अगर आपको ये टर्म क्लियर है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको ये नोटेशंस क्लियर हैं तो फिर कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
तो फिर कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर हैं? तो दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू द बॉडिच मेथड। यहां पर भी सब लिखा हुआ था, बट मैंने खुद से लिख के आपको बताया ताकि आप सारे टर्म को समय दे पाएं समझने के लिए। तो ये बात आपने करी बॉडिच मेथड की। अगले भाई साहब जो आते हैं, ये सब देखो करेक्शन बता दिया, करेक्शन फॉर द लैटिट्यूड, करेक्शन फॉर द डिपार्चर। तो करेक्टेड लैटिट्यूड निकाल लोगे और करेक्टेड डिपार्चर निकाल लोगे। तो क्या मैं लिख सकता हूं अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करेक्टेड लैटिट्यूड। अगर आपने निकाला और ये 0 आ गया, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करेक्टेड डिपार्चर आफ्टर अप्लाइंग द करेक्शन। जो अब आपने लैटिट्यूड और डिपार्चर निकाले हैं, अगर ये 0 आ गए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? देयर इज नो क्लोजिंग एरर, देयर इज नो क्लोजिंग एरर इन सर्वे वर्क। हमारे सर्वे वर्क में अब कोई क्लोजिंग एरर नहीं है। करेक्शन ऑलवेज निगेटिव होगा ना। करेक्शन क्या होता था? देखो, करेक्शन होता था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। क्लोजिंग एरर आ रही है, इसका मतलब क्या है? हाँ हाँ, ये देखो अमनदीप, देखो करेक्शन निगेटिव क्यों हो रहा भैया? करेक्शन होता था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर क्लोजिंग एरर की आप बात कर रहे हो, जो पोर्शन क्लोज नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मेजर्ड वैल्यू की वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू, यस और नो? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो? ये क्लोज ट्रैवर्स था, अब आपने इसका सर्वे किया और आप बोल रहे हो ये ट्रैवर्स ऐसा है। तो भैया जब इसकी मेजर्ड वैल्यू देखोगे तो ये ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू, हाँ या ना? बोलो, बोलो भाई। तो अगर ऐसी केस में करेक्शन की बात करें तो ये होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो करेक्शन कैसा हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू ज्यादा है, ट्रू वैल्यू कम है, तो करेक्शन विल बी निगेटिव। तो क्लोजिंग एरर के केस में जो करेक्शन होंगे वो निगेटिव होंगे। बेटा कैपिटल एल जो है वो लैटिट्यूड है किसी भी लाइन का, स्मॉल एल जो है वो दिव्या, स्मॉल एल जो है बेटा वो है उसकी लेंथ। कैपिटल एल इज द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन, लिखा हुआ था देखिए, कैपिटल एल इज द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन, कैपिटल एल इज द लैटिट्यूड ऑफ द लाइन, कैपिटल डी इज द डिपार्चर ऑफ द लाइन, और स्मॉल एल जो है वो उस लाइन की लेंथ है। स्मॉल एल जो नोटेशन आप यूज कर रहे हैं, दैट यू आर यूजिंग फॉर द लेंथ ऑफ द लाइन, दैट यू आर यूजिंग फॉर द लेंथ ऑफ द लाइन। अब बताओ, अब बताओ अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो। तो भैया किस तरीके से हम लोग, किस तरीके से हम लोग बॉडिच मेथड की हेल्प से सभी लैटिट्यूड और सभी डिपार्चर को करेक्ट कर सकते हैं, ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है, हाँ या ना? ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया है, हाँ या ना? अगर सर अगर L3 में कोई एरर नहीं है तो उसमें क्या करेंगे? हमें कैसे पता L3 में एरर है कि नहीं है? मोहम्मद, तुम्हें कैसे पता चला कि थर्ड लाइन में कोई एरर है या नहीं है? तुम्हें ये कैसे पता चला कि किसी भी पर्टिकुलर लाइन में एरर है या नहीं? हमें तो नहीं पता है। तो हमने सिंपली क्या करा, देखो ध्यान से देखो, आपने बॉडिज मेथड में क्या कर रहे हो? आप टोटल एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हो। देखो ना, जिस लाइन की जितनी लेंथ है उस ट्रैवर्स में, उसी के प्रपोर्शन में आप टोटल एरर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। हमें तो पता ही नहीं है किस लाइन में गलती है। अगर हमें वही पता चल जाता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी ना। अगर हमें पता चल जाता कि थर्ड लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर में एरर है, तो हम चुपचाप जाके थर्ड लाइन की लेंथ को और बियरिंग को दोबारा मेजर कर लेते। बट प्रॉब्लम तो यही है ना कि अपने पूरे सर्वे वर्क में किस लाइन की लेंथ में गलती हुई है,
किस लाइन की बियरिंग में गलती हुई है मेजरमेंट में, हमें यही नहीं पता। तभी तो आपने दो टर्म डिफाइन किए, ईएल और ईडी, टोटल एरर इन द लैटिट्यूड। ये पॉइंट तो मैंने क्लियरली बताया ना कि ये किसी एक लाइन के लिए एरर नहीं है, ये पूरे ट्रैवर्स का टोटल एरर इन द लैटिट्यूड है, और ईडी इज द टोटल एरर इन द डिपार्चर। तो इन द बॉडीज मेथड सिंपली वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस एरर एज पर द प्रपोर्शन ऑफ लेंथ ऑफ द लाइन। जो लाइन की लेंथ ज्यादा है हमने उसमें एरर को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिस लाइन की लेंथ कम है हमने उसमें एरर का कम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो सारी लाइनों को हम लोगों ने इस तरीके से करेक्ट कर लिया। किसका डाउट था? मोहम्मद मासूद। मसूद भाई क्लियर है? क्यों भाई, क्लियर है? तो सब तो बताया था, इसमें नया क्या बताया? सब तो बताया था, सब तो बताया था, सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। तो कैन आई कंसीडर कि भाई बॉडिच मेथड के बारे में डिस्कशन क्लियर हो चुका है? आइए साहब बातचीत करते हैं, प्यारी सी बातचीत करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ट्रांजिट मेथड। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं ये ट्रांजिट मेथड क्लोजिंग एरर को खत्म करने के लिए हम लोग कब लगाएंगे। ट्रांजिट मेथड क्लोजिंग एरर को खत्म करने के लिए हम लोग कब लगाएंगे? तो जब एंगुलर मेजरमेंट्स आर मोर प्रिसाइज देन द लीनियर मेजरमेंट। जब आपने ट्रैवर्स सर्वे किया है और उस ट्रैवर्स सर्वे में अगर एंगुलर मेजरमेंट जो हैं वो मोर प्रिसाइज हैं एज कंपेयर टू द लीनियर मेजरमेंट, तो फिर आप ट्रांजिट मेथड का यूज कर सकते हैं क्लोजिंग एरर को खत्म करने के लिए। ठीक है साहब, अब जरा इसके नोटेशंस भी समझो, अब जरा इसके नोटेशंस भी समझो, सब नोटेशंस वही हैं। जैसे अब तुम मुझे बताओ ईएल क्या होगा और ईडी क्या होगा? बोलो भाई, ये सब पता है तुम्हें? ईएल क्या होगा और ईडी क्या होगा? अरे भाई ईएल क्या होगा और ईडी क्या होगा? देखो लिख रहा हूं, चेक करना। टोटल एरर इन द लैटिट्यूड ऑफ द ट्रैवर्स वर्क, ईडी इज द टोटल एरर इन द डिपार्चर, टोटल एरर इन द लैटिट्यूड एंड टोटल एरर इन द डिपार्चर। ठीक है, चलो भाई L1 बताओ, L1 क्या होगा? लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1 होगा या नहीं होगा? D1 क्या होगा? लेट डिपार्चर ऑफ लाइन 1 होगा या नहीं होगा? सिमिलरली कैपिटल L2 क्या होगा? लैटिट्यूड ऑफ द लाइन 2। कैपिटल L3 क्या होगा? लैटिट्यूड ऑफ द लाइन 3। कैपिटल D3 क्या होगा? डिपार्चर ऑफ द लाइन 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर दो टर्म अलग आ रहे हैं, इनको अलग कलर से लिख देता हूं। दो टर्म हम लोग अलग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक है LT और एक है DT। एक है कैपिटल LT और एक है कैपिटल DT। ये दो टर्म पहले नहीं थे, ये दो टर्म बॉडिच मेथड में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए थे। ये दो टर्म यहां पर आ रहे हैं, जरा समझो ये क्या है। देखो आप सभी जानते हो कि लैटिट्यूड में भी पॉजिटिव और लैटिट्यूड में भी निगेटिव। भैया लैटिट्यूड और डिपार्चर जो होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो निगेटिव भी हो सकते हैं। ये तो हम कब से पढ़ते चले आ रहे हैं। लैटिट्यूड अगर नॉर्थ में होगा प्रोजेक्शन तो पॉजिटिव होगा, लैटिट्यूड अगर साउथ में होगा प्रोजेक्शन तो निगेटिव होगा। सिमिलरली डिपार्चर अगर ईस्ट में होगा प्रोजेक्शन तो पॉजिटिव होगा, डिपार्चर अगर वेस्ट में होगा प्रोजेक्शन तो निगेटिव होगा। तो इन शॉर्ट वी कैन से लैटिट्यूड एंड डिपार्चर में हैव पॉजिटिव वैल्यू, में हैव निगेटिव वैल्यू, उस पर तो कोई कंट्रोल हमारा है नहीं। ये दो टर्म जो मैं लिखने जा रहा हूं ये हैं LT और DT। ये क्या है? समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द लैटिट्यूड। किसी भी ट्रैवर्स वर्क में जितने भी लैटिट्यूड हैं
उसके मैग्नीट्यूड का समेसन, साइन कंसीडर नहीं करना है। मान लो 5 लाइनें थी, उनमें से 3 लैटिट्यूड निगेटिव थे, 2 लैटिट्यूड पॉजिटिव थे। आपको पॉजिटिव और निगेटिव से कोई मतलब नहीं है। आप उन 5 लाइन के लैटिट्यूड का समेसन ले लो मैग्नीट्यूड का, जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? दिस इज द समेसन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द लैटिट्यूड। You need not to consider the sign. As per the transit method, you need not to consider the sign, only consider summation of the magnitude of all the latitudes. That will be equal to LT. बेटा उसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो क्या मैं dt को भी डिफाइन कर सकता हूं? तो समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द डिपार्चर, समेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द डिपार्चर लिख दें ऐसा। अब तो फैमिलियर हो गए हो इन दोनों टर्म से, बाकी तुम्हें सब पता है। CL1 क्या होगा और CD1 क्या होगा? तो CL1 होगा करेक्शन फॉर लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1, और सिमिलरली CD1 क्या होगा? करेक्शन फॉर डिपार्चर, करेक्शन फॉर डिपार्चर ऑफ लाइन 1। तो पहली लाइन के लैटिट्यूड और पहली लाइन के डिपार्चर के करेक्शन को आपने CL1 और CD1 से रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, और अगर हमें निकालना है CL1, तो एज पर द ट्रांजिट मेथड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू L1 अपॉन LT EL। सिमिलरली CD1 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू माइनस D1 अपॉन DT इंटू ED। ध्यान देने वाली बात यह है बेटा, जब आप ये रेशियो निकाल रहे होंगे L1 और LT का, तो इस रेशियो के लिए केवल और केवल आपको L1 और LT का मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है। डू नॉट कंसीडर द साइन, ओनली कंसीडर द ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली कंसीडर द मैग्नीट्यूड। मतलब पहली लाइन का लैटिट्यूड पॉजिटिव हो या नेगेटिव हमें कोई मतलब नहीं, ये केवल मैग्नीट्यूड के रेशियो हैं। कैपिटल L1 क्या होगा? पहली लाइन के लैटिट्यूड का मैग्नीट्यूड। ध्यान से सुनना। कैपिटल D1 क्या होगा? पहली लाइन के डिपार्चर का मैग्नीट्यूड। LT क्या है? सभी लैटिट्यूड के मैग्नीट्यूड का समेसन। DT क्या है? सभी डिपार्चर के मैग्नीट्यूड का समेसन, सभी डिपार्चर के मैग्नीट्यूड का समेसन। क्लियर है बेटा ये बात सभी को? तो ये वाला जो रेशियो होगा वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, बिकॉज वी आर ओनली कंसीडरिंग द मैग्नीट्यूड। तो भैया अगर लाइन का अगर मेजर्ड लैटिट्यूड क्या था? अगर पहली लाइन का मेजर्ड लैटिट्यूड L1 था और पहली लाइन का मेजर्ड जो डिपार्चर था वो अगर D1 था, तो मेरे लाल अब मुझे बता दो करेक्टेड लैटिट्यूड ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएगा? L1, ये करेक्शन अप्लाई कर दो। सिमिलरली अगर मैं यहां पर लिखूं करेक्टेड डिपार्चर ऑफ लाइन 1 क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा D1 माइनस CD1। यस और नो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये रेशियो जब आप डिफाइन कर रहे हैं तो ये केवल और केवल मैग्नीट्यूड का रेशियो है। L1 upon LT, D1 upon DT is the ratio of only magnitude. You need not to consider the sign. यहां पर आपको साइन कंसीडर नहीं करने हैं। क्लियर है? बोलो। तो ये तरीका है, और फिर इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं कि जब आप सभी एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करेक्टेड लैटिट्यूड लेंगे, तो अगर सभी लैटिट्यूड सही हो जाएंगे तो एल्जेब्रिक समेशन क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा।
और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द करेक्टेड डिपार्चर अगर 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, देयर इज, इसका मतलब क्या होगा, जो भी सर्वे वर्क की आप बात करो, देयर इज नो क्लोजिंग एरर, उस सर्वे वर्क में फिर अब क्लोजिंग एरर नाम की कोई भी चीज नहीं बची हुई है। उस सर्वे वर्क में क्लोजिंग एरर नाम की कोई भी चीज नहीं बची हुई है। तो ये डिस्कशन था आपका ट्रांजिट मेथड के बारे में। अभी तो हम लोगों ने केवल कंसेप्ट समझा है, अभी तो हम लोगों ने केवल कंसेप्ट समझा है। अब हम चाहते हैं कि इस कंसेप्ट को जरा अप्लाई करके भी देखें। अब हम चाहते हैं कि इस कंसेप्ट को हम लोग अप्लाई करके भी देखें। तो एक काम करो, एक सवाल सॉल्व करो जरा। ये सवाल दिया गया है, ये सवाल दिया गया है, सवाल सही है, कुछ गलती तो नहीं है। ये 226 डिग्री होना चाहिए। 226 में से 180 माइनस करोगे तो 46 आएगा ना। हाँ, अरे भैया जुबैर भाई अभी तो बताया, क्लोजिंग एरर के केस में जो मेजर्ड वैल्यू है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द ट्रू वैल्यू। ऐड नहीं किया, वो करेक्शन अप्लाई करना है। पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव अप्लाई कर देंगे, निगेटिव आएगा तो निगेटिव अप्लाई कर देंगे। जो भी हमारे पास ओरिजिनल लैटिट्यूड एंड डिपार्चर हैं, कैलकुलेटेड लैटिट्यूड एंड डिपार्चर हैं, उसमें हमें कल अपना करेक्शंस को अप्लाई करना है। ठीक है, तो भैया ये सवाल दिया गया है, बोला गया है 4 लाइनें हैं जिसमें आपके लेंथ दी गई है और हर लाइन की बैक बियरिंग और फोर बियरिंग भी दी गई है। बोला इज देयर एनी क्लोजिंग एरर। पहले सवाल सुन लो ध्यान से। तो ये सवाल सॉल्व नहीं करूंगा मैं, सवाल आपको ही सॉल्व करना है, लेकिन मैं एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। बोल रहा है ये जो सर्वे वर्क किया गया है इसमें क्या कोई क्लोजिंग एरर है। देखो ये सर्वे ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पे ही खत्म हो रहा है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई है वो एक क्लोज्ड ट्रैवर्स के लिए दी गई है। ए बी लाइन इज कनेक्टेड टू बी सी, बी सी इज कनेक्टेड टू सी डी, सी डी इज कनेक्टेड टू डी ए। तो ये तो हम देख कर ही बता सकते हैं कि दिस इज द डेटा दैट दे हैव प्रोवाइडेड फॉर द क्लोज ट्रैवर्स। सुन लो ध्यान से। पहला सवाल पूछा गया है कि इस सर्वे वर्क में क्या कोई क्लोजिंग एरर है। बताओ भाई, किसी भी सर्वे वर्क में क्या कोई क्लोजिंग एरर है। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा पहले पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो इस लेंथ और इस बियरिंग के बेसिस पे हम हर लाइन के लैटिट्यूड और डिपार्चर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या। जल्दी बोलो हाँ या ना। हर लाइन के लैटिट्यूड बेस्ड ऑन द गिवन लेंथ एंड बेस्ड ऑन द बियरिंग ऑफ द लाइन कैन वी कैलकुलेट द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ ऑल द लाइन। और भैया जब ये लैटिट्यूड और डिपार्चर निकालोगे तो अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड चेक कर लो और अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर चेक कर लो। अगर अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड 0 आता है, अलजेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर 0 आता है, इसका मतलब इस सर्वे वर्क में क्लोजिंग एरर नाम की कोई चीज नहीं है। सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेना, और इसमें आपको मेरी जरूरत भी नहीं है। आप खुद से ही चेक कर सकते हैं कि जो भी आंसर्स आपने निकाले हैं वो सही हैं या नहीं है, क्योंकि आपको अर्थमेटिकल चेक पता है, क्योंकि आपको इसका अर्थमेटिकल चेक पता है। इसलिए मैं एक बार क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आप आसानी से सॉल्व कर पाए। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है। तो पहला पार्ट तो हम लोग आंसर कर देंगे कि इज देयर एनी क्लोजिंग एरर। उसके लिए हम लोग सभी लैटिट्यूड और सभी डिपार्चर का एल्जेब्रिक समेशन निकाल लेंगे। अरे आंसर क्या, जो भी करेक्टेड लैटिट्यूड निकालोगे, जो भी करेक्टेड डिपार्चर निकालोगे, उनका एल्जेब्रिक समेशन 0 आना चाहिए जुबैर भाई।
बाकी सॉल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन भी मैं शेयर कर दूंगा बट तुरंत नहीं। सॉल्यूशन कल मॉर्निंग में शेयर करूंगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। सॉल्यूशन वैल्यूज जो है वो मॉर्निंग में टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मॉर्निंग तक ट्राई करिए सभी लोग। अगला पार्ट इन्होंने क्या बोला कि अगर यहां पर क्लोजिंग एरर है तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड आउट करिए। हद है। कह रहे हैं सर फोर बियरिंग और बैक बियरिंग की डिफरेंस नहीं बता सकते। पूरी कहानी खत्म हो गई, अब ये ऐसी बातें कर रहे हैं। दिव्यांश पूछ रहे हैं क्लोजिंग एरर है या नहीं, ये क्या हम फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के डिफरेंस से बता सकते हैं? इतना दुख तो दिव्यांश हमें तब नहीं हुआ था जब तुम जो पूछना चाह रहे थे ना, जो हमने नहीं बताया था। सच बता रहे हैं, इतना दुख तो हमें तब नहीं हुआ था जितना अभी तुम्हारा ये सवाल देख के हुआ है। अभी थोड़ी देर पहले तुम चैट बॉक्स में कुछ पूछना चाह रहे थे ना, जिसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, समझ तो गए होगे। सच बता रहे हैं, इतना दुख हमें तब नहीं हुआ था। इसीलिए कहते कि जब पढ़ाया करे ना तो दिमाग इधर उधर मत दौड़ाया करो। अब ये जो आंसू निकल रहे हैं ना, ये सच में दर्द वाले हैं। सवाल सुनिए, दिव्यांश जी ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो फोर बियरिंग और बैक बियरिंग दी गई हैं, इनसे क्या हम ये पता कर सकते हैं कि क्लोजिंग एरर है या नहीं है? भैया हम नहीं पता कर सकते हैं। हमने ना ऐसा कुछ पढ़ा है और ना आपको ऐसा कुछ पढ़ाया है। क्लोजिंग एरर नहीं है कि नहीं होगी कि नहीं होगी, उसके लिए हमें एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द लैटिट्यूड चाहिए और एल्जेब्रिक समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर चाहिए। एक तुम्हें बात समझाता हूं, दिव्यांश सुनो। जैसे हॉलीवुड मूवी देखते हो तुम, हॉलीवुड मूवी, हॉलीवुड वेब सीरीज आप लोग तो देखते ही होंगे। मैंने अपने जीवन में कभी भी अभी तक कोई भी एक भी हॉलीवुड मूवी नहीं देखी और ना ही हॉलीवुड कोई वेब सीरीज देखी। उसका रीजन पता है तुम्हें क्या है? ऐसा नहीं कि हमें अंग्रेजी आती नहीं, थोड़ी बहुत तो आती है, नहीं भी आती तो अब तो वो भी आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सब टाइटल। हिंदी में भी तो लिख के आता है, हिंदी में भी तो बोल देते हैं अब, अलग अलग लैंग्वेज में ऑप्शन आ गए हैं। फिर भी हमने आज तक कोई भी आज तक, लोग कहते हैं इंजीनियरिंग करने जाओ तो सब सीख जाता आदमी, हम नहीं सीख पाए हैं? समझे? नहीं, क्या सोच रहा है वही बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसका बेसिक रीजन क्या है ना कि मैं फोकस नहीं कर पाता हूं। मुझे ना सारे करेक्टर उसके एक ही जैसे लगते हैं, ये मेरे साथ दिक्कत है। मतलब मुझे हीरो, विलन, सपोर्टिंग एक्टर जितने भी लोग होंगे ना, सब एक ही जैसे लगते हैं। मतलब मैं उनमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता हूँ कि अच्छा ये वो पर्सन है, फील नहीं है, कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ शाहरुख खान आता है एकदम अलग ही से फील हो जाता है। क्यों भाई? यहाँ अमरीश पुरी आता है एकदम अलग ही से पता चल जाता है, याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ काजोल की एंट्री होती है एकदम अपने आप से ही पता चल जाता है? इतने से ही पता चल जाता है कि मूवी कौन सी है। अलग थोड़ा सा आसान हो जाता है समझना। हम्म। हाँ। तो दिक्कत ये है, तो अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन करेक्टर्स को समझने के लिए मैंने जितना कभी टाइम रिक्वायर्ड था ना, वो दिया नहीं। अगर मैं वो टाइम देता रहता तो यही सेम फीलिंग मुझे उन करेक्टर से भी आने लगती। समझ रहे हो? बट वो टाइम नहीं दिया मैंने, तो कभी उतना बॉन्ड बना नहीं। सेम वही होता है मेरे भाई। लोकल अट्रैक्शन एक अलग प्रॉब्लम, लोकल अट्रैक्शन जो था वो एक अलग कंसेप्ट था, अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसकी। क्लोजिंग एरर का जो कंसेप्ट है उसकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक ही दो अलग अलग चीजों को आप मिक्स कर दे रहे हैं। दिव्यांश भाई समझ पा रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि ना आप अच्छे से लोकल अट्रैक्शन को फील कर पाए और ना ही आप अच्छे से आपने उतना टाइम दिया समझने के लिए क्लोजिंग एरर को, इसलिए हो रहा है कंफ्यूजन। सब एक ही जैसे लग रहे हैं। हाँ, अब जैसे कोई बच्चा पूछ दे सर मैग्नेटिक डिक्लेनेशन और एंगल ऑफ डिप सेम ही है क्या? बोलो भाई। अब कोई पूछ दे कि सर मैग्नेटिक डिक्लेनेशन भी एंगल था, एंगल ऑफ डिप भी एंगल था, तो मेरी तो रूह कांप जाएगी ना। मैग्नेटिक डिक्लेनेशन हॉरिजॉन्टल एंगल था, एंगल ऑफ डिप वर्टिकल एंगल था, सेम कैसे हो सकते हैं ये कंसेप्ट? तो थोड़ा सा यार कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करो, अदरवाइज समझ में सब आएगा बट डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? सर जवान देखिए आपने, हाँ देखिए, अब क्यों नहीं देखेंगे? हाँ देखिए देखिए। हम्म। और बताओ। बन जाएगा, इसका भी क्वेश्चन बन जाएगा। एक बकेट पानी लो और उसमें मुंह डाल के, ऐसे करके अगर मुंह डालेंगे, हाँ तो ठीक है, आंखें पहले जाएंगी, हमें लगा पूरा अंदर ना चला जाए, सांस भी नहीं आ रही, 1-2 मिनट में स्वाहा। ठीक है, अच्छा उससे आराम मिलेगा? हाँ पता नहीं, थोड़ा सा है तो इरिटेशन कल से हो गया यार। ठीक है, ठीक है, ट्राई कर लेंगे, क्लास के बाद ट्राई कर लेंगे। बोलो भाई। तो भैया लोकल क्लोजिंग एरर है या नहीं है ये हमने पता कर लिया। ठीक है, अगर क्लोजिंग एरर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो। अबे अंडर रूट EL² प्लस ED², 10 इनवर्स ED/EL, ये लो। तो यहां से जो ED और यहां से जो EL और ED मिल रहा है, उसकी हेल्प से क्या हम क्लोजिंग एरर का, उसकी, गुलाब जल तो मैं यूज कर चुका हूं, कल से लेके आज तक 2-3 बार गुलाब जल यूज किया है, बड़ा तेज दर्द होता भाई। हैं? गुलाब जल मैंने यूज किया जस्ट बिफोर द क्लास, आई हैव आल्सो यूज थोड़ा टाइम पहले उसके, बट उससे कुछ खास आराम मिल नहीं रहा है। चलो डिस्कस कर लेंगे। तो भैया अगर एरर इन लैटिट्यूड पता है, एरर इन डिपार्चर पता है, तो क्या हम क्लोजिंग एरर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बता पाएंगे? ठीक है। और अगला तीसरा पार्ट कह रहा है कि अगर क्लोजिंग एरर है तो उसको बॉडिच और ट्रांजिट मेथड की हेल्प से सही कर दो। तो भैया बॉडिच मेथड से लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के करेक्शन निकाल लीजिए, ट्रांजिट मेथड से लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के करेक्शन निकाल लीजिए, और इन सभी लैटिट्यूड, ये L1 L2 L3 L4 D1 D2 D3 D4, इनमें उन करेक्शंस को अप्लाई करके फाइंड आउट द करेक्टेड लैटिट्यूड एज पर द बॉडिच मेथड, फाइंड आउट द करेक्टेड लैटिट्यूड एज पर द ट्रांजिट मेथड। सर जो हम करेक्टेड लैटिट्यूड निकाल रहे हैं बॉडिच मेथड और ट्रांजिट मेथड की हेल्प से, हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हमने लैटिट्यूड या डिपार्चर कैलकुलेट किए हैं वो सही है या नहीं है? तो बेटा अगर आपने सभी करेक्टेड लैटिट्यूड निकाले होंगे, सभी करेक्टेड डिपार्चर निकाले होंगे, तो जब आप उनका अलजेब्रिक समेशन लेंगे तो वो 0 आ जाएगा। तो यू कैन चेक योर आंसर एट योर ओन, खुद से आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। जो भी आपने करेक्टेड लैटिट्यूड कैलकुलेट किए हैं, जो भी आपने करेक्टेड डिपार्चर कैलकुलेट किए हैं, अगर उनका अलजेब्रिक समेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब देयर इज नो क्लोजिंग एरर इन द सर्वे वर्क। इसका तो यही मतलब हुआ ना कि सर्वे वर्क में कोई भी क्लोजिंग एरर नहीं होगी। तो simply you need to apply the correction for all the latitude and departure from both the methods as per the Bowditch method, as per the transit method। हो जाएगा? ट्राई करोगे? इंजीनियरिंग सर्विसेज का आई थिंक 10 से या 15 नंबर का सवाल है।
इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का कन्वेंशनल का प्रॉब्लम है ये। इंजीनियरिंग सर्विसेज का मेंस का कन्वेंशनल का प्रॉब्लम है। गेट में ऐसा अगर सवाल आएगा तो बहुत छोटा। हाँ हाँ बिल्कुल कर दो। सवाल में मेथड का नाम मेंशन होगा। सवाल में मेथड का नाम मेंशन होगा, चिंता मत करो। तो हम तो दोनों से ही सॉल्व कर लेना है, दोनों के ही कंसेप्ट अप्लाई कर देंगे। इसका सॉल्यूशन आपको चेक करने के लिए चेक तो कर ही सकते हैं। एक बार प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहाँ पर भेज दूंगा, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। आई होप सभी लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। और यहाँ पर आपको कल मॉर्निंग में मेरी क्लास है, तो 12 बजे के बाद आपको मिल जाएगा। आफ्टर द क्लास आई विल शेयर, ठीक है। आफ्टर द क्लास आई विल शेयर द सॉल्यूशन सो दैट यू कैन चेक। और अगर किसी को कोई डाउट होगा, कोई क्वेरी होगा, कोई दिक्कत होगा, तो कल की क्लास में डिस्कस भी कर लेना, ठीक है। इसलिए कल दिन में ही इसका सॉल्यूशन और इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बोलिए भाई जांगरा साहब, क्या रिक्वेस्ट है? बोलिए क्या रिक्वेस्ट है? सर नेक्स्ट क्लास भी होगी क्या? हाँ बिल्कुल होगी। हाँ यार, उसका कुछ फ्रेम जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, तो उसको मैंने ट्राई करने के लिए कोशिश किया। बट अगर मैं ज़्यादा ट्राई करूंगा तो हो सकता है उसका एंगल और ख़राब हो जाए, इसलिए मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया है। तो मैं क्लास के बाद टीम से कनेक्ट करता हूँ इसके रिगार्डिंग, क्योंकि पहले बहुत माइनर डिफरेंस था, अब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो अभी इसके लिए मैं टीम से डिस्कस कर लूंगा। हाँ मैं करूंगा तो क्या पता अगर गड़बड़ हो गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। और जो चीज़ मुझे नहीं आती मैं फिर उसमें दिमाग नहीं लगाता हूँ, ठीक है। हाँ खराब अगर हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए मैं उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। एक बार वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट करते हैं एक टीम से, मैं जिस बंदे ने इंस्टॉल किया था, तो आई थिंक उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है मेरे दिमाग में, ठीक है। तो इसको अरेंज सही कर देंगे। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास आपकी होगी, बिल्कुल बिल्कुल होगी बेटा। नेक्स्ट क्लास होगी 8:30 PM पे। अगला चैप्टर प्यारा सा बेहतरीन सा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है लेवलिंग। तो नेक्स्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक, दैट विल बी द लेवलिंग। इस क्लास का, हाँ बिल्कुल, इस क्लास का पूरा डिस्कशन अगर सभी को बढ़िया से क्लियर है तो हमें बताने का कष्ट करिए, हमें बताने का कष्ट करिए। और हमें कैसे बताएंगे? बिल्कुल सही तरीका आपको पता है। इफ द एंटायर डिस्कशन फ्रॉम दिस क्लास इज क्लियर टू एवरीवन, चैट बॉक्स को लाल कर दिया जाए। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर कर लेना। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में आ जाना। इसका आंसर भी तुम्हारे साथ पूरा डिटेल जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। थैंक यू एवरीवन फॉर वंडरफुल रिस्पांस। तुम लोग का जो रिस्पांस है बहुत बढ़िया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बातचीत करेंगे बेटा अगले चैप्टर की, दैट विल बी द लेवलिंग। बेसिक से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तरीके से आप बोल सकते हो सर्वेइंग का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है, और सबसे फ्रीक्वेंट इन ऑल योर एग्जाम, सभी एग्जाम के लिए जो बहुत फ्रीक्वेंट टॉपिक है, दैट इज द लेवलिंग, that we are going to start from the next class. So this was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning. Error due to the latitude. Error due to the latitude नहीं है, error in the latitude. एरर इन द लैटिट्यूड, दोनों पॉजिटिव नहीं आएंगी, एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगी। दिव्यांश अलजेब्रिक समेसन चाहिए मेरे लाल, और अलजेब्रिक समेसन के लिए साइन तो मेंशन करना पड़ेगा। तो 26 समथिंग सही है वैल्यू लग रही, वैल्यूज तो मैग्नीट्यूड तो मुझे सही लग रहा है, बट ईएल और ईडी में एक वैल्यू शायद माइनस भी आएगी, चेक कर लेना। अरे हम सही बोलते हैं, हम क्यों गलत बोलेंगे तुमसे? कह रहा यस सर सही बोल रहे हैं। तो हम तुमसे गलत क्यों बोलेंगे यार? सही ही बोलेंगे ना, तो चेक कर लेना, ठीक है। बहुत बढ़िया सवाल ट्राई कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और सभी लोग सॉल्व भी कर लेंगे। कहीं पे भी कोई भी दिक्कत होगी, आई एम देयर, डोंट वरी फॉर दैट।
ठीक है, मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन 8:30 PM। सभी लोग क्लास को भाई ज्वाइन करना टाइम पे, ताकि हम लोग टाइमली अपना डिस्कशन स्टार्ट कर चुके हैं। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।